गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 3 सॉल्व करेंगे जो मैंने डॉक्टर रंजीत सिंह की टीजीटी इंग्लिश की बुक से लिया है। और इससे पहले मैं इसी के पहले जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं 1 और 2 वो भी अपलोड कर चुकी हूँ। मिलियन माइंड्स प्रैक्टिस सेट से भी मैंने प्रैक्टिस सेट्स अपलोड किए हुए हैं। जो आपने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Question number 1, William Sidney Porter wrote under the pseudonym of। जो विलियम सिडनी पोर्टर हैं इन्होंने कौन से, इसका pseudonym का मीन्स होता है यहाँ पे उपनाम। कौन से उपनाम से लिखा हुआ है। और ये जो pseudonym होता है ये ऐसा नेम होता है जो कोई ऑथर अपना रियल नाम ना यूज करके कोई अपने आप से एज्यूम किया हुआ नेम जो रख लेता है अपनी राइटिंग के लिए। विलियम सिडनी पोर्टर का बताना है हमें। जो करेक्ट ओके ऑप्शंस आर ए ओ हेनरी, बी जॉर्ज डब्ल्यू केबल, सी हेनरी जेम्स एंड डी मार्क ट्वेन। आई होप आपने करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए ओ हेनरी। विलियम सिडनी पोर्टर का जो pseudonym है दैट इज ओ हेनरी। Then question number 2, who popularized the term lost generation? Lost generation एक टर्म है, उसको किसने पॉपुलराइज किया है ये हमें बताना है। ऑप्शंस आर ए हेमिंगवे, बी फॉकनर, सी फॉकनर। ये दो ऑप्शन यहाँ पे सेम दे दिए गए हैं, डोंट बी कंफ्यूज, एंड डी मेलविले। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हेमिंगवे। देन क्वेश्चन नंबर 3, पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय। ये जो पुलित्जर प्राइज होता है ये कौन अवार्ड देता है, ये किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए द अमेरिकन गवर्नमेंट, बी द काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लेटर्स, सी द फोर्ड फाउंडेशन एंड डी कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। आई होप आप अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। कॉपी पेन लेके अपने आंसर जल्दी जल्दी नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इज अवॉर्डेड बाय। नोबल प्राइज जो लिटरेचर के लिए दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है। ए द स्वीडिश अकेडमी नॉर्वे, बी द अमेरिकन अकेडमी, सी नोबेल अकेडमी ऑफ अवार्ड्स एंड डी द रॉयल अकेडमी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर इज ए द स्वीडिश अकेडमी नॉर्वे। देन क्वेश्चन नंबर 5, द बुकर प्राइज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नोवेल इज अवॉर्डेड बाय। जो बुकर प्राइज है बेस्ट ओरिजिनल नोवेल के लिए दिया जाता है, किसके द्वारा अवॉर्डेड होता है, ये किसके द्वारा दिया जाता है। ए मैन ग्रुप गिल्डहॉल लंदन इंग्लैंड, बी द स्वीडिश अकेडमी नॉर्वे, सी द अमेरिकन अकेडमी एंड डी द फोर्ड अकेडमी फोर्ड फाउंडेशन। बुकर प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है। करेक्ट आंसर इज ए मैन ग्रुप गिल्डहॉल लंदन इंग्लैंड। देन क्वेश्चन नंबर 6, अ वर्स ऑफ 2 लाइन्स लेंथ राइमिंग विद ईच अदर एट एंड इज कॉल्ड। जो 2 लाइन का जो वर्स लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं ये हमें बताना है। ए क्वाट्रेन, बी टर्जा रीमा, सी कपलेट एंड डी ओटावा रीमा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी कपलेट। कपलेट 2 लाइन का होता है, क्वाट्रेन 4 लाइन का होता है, टर्जा रीमा 3 लाइन्स का होता है एंड ओटावा रीमा 8 लाइन्स का होता है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देन 7 to 12 क्वेश्चन हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज द सेम स्पटरिंग ऑफ syllables was here drowned by the tittering of the class। इसमें हमें बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ऑप्शन ए ऑक्जीमोरन, बी मेटाफर, सी अपोस्ट्रोफे एंड डी ओनोमेटोपोइया।
सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, ओनोमेटोपोइया। तो जहाँ भी हमें कोई साउंड सुनाई देता है, यहाँ पे हियर से मतलब हमें कुछ साउंड सुनाई दे रहा है, स्पटरिंग ऑफ सिलेबल्स, तो जहाँ भी हमें कोई साउंड सुनाई देता है वहाँ हमारा फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपोइया होता है। सो डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव रेड शेक्सपियर। सो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ए ऑक्सीमोरन, बी मेटोनमी, सी अपोस्ट्रोफे एंड डी ओनोमेटोपोइया। सो क्वेश्चन नंबर 8 का बताना है करेक्ट आंसर। सो ऑक्सीमोरन में हम अपोजिट वर्ड देखते हैं, अपोस्ट्रोफी में हम किसी को एड्रेस करते हैं, ओनोमेटोपोइया में हम साउंड से रिलेटेड होता है हमारा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी मेटोनमी, क्योंकि यहाँ जो ये शेक्सपियर है, शेक्सपियर का मीन्स यहाँ पे शेक्सपियर नहीं है कि आपने शेक्सपियर को पढ़ा है, इसका मतलब है कि आपने शेक्सपियर के वर्क को पढ़ा है। तो शेक्सपियर के लिए, शेक्सपियर के वर्क के लिए हमने शेक्सपियर लिखा है, तो ये क्या हो गया? मेटोनमी हो गया यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9, एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। सो ऑप्शन ए ऑक्सीमोरन, बी पन, सी अपोस्ट्रोफी एंड डी ओनोमेटोपोइया। तो अब हमें बताना है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। सो यहाँ पे आप देखिए लाइज का क्या मीन्स होता है, तो लाइज के यहाँ अलग अलग मीनिंग जा रहे हैं। जैसे एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन एंड हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, या तो वो अब्रॉड में रहता है अपनी कंट्री के अच्छे के लिए, या वो अब्रॉड में झूठ बोलता है अपनी कंट्री के अच्छे के लिए। तो इसके अलग अलग सेंस यहाँ पे जाएंगे, तो हमारा कौन सा हो गया? पन हो गया है यहाँ पे, जहाँ पे एक ही वर्ड के दो सेंस जाते हैं, दैट इज पन। क्वेश्चन नंबर 10, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। तो यहाँ पे ए ऑक्सीमोरन, बी मेटाफर, सी सिमली एंड डी ओनोमेटोपोइया। सो इसमें हमें बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे देखिए आप, जहाँ पे लाइक एज वगैरह आते हैं उसके लिए क्या यूज होता है? सिमली, सिमली में हम लगाते हैं माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, जहाँ लव को कंपेयर किया गया है रोज के साथ, और कौन सा वर्ड हमने यूज किया है? लाइक, तो यहाँ पे हमारा सिमली करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। सो ऑप्शन ए ऑक्सीमोरन, बी पर्सोनिफिकेशन, सी अपोस्ट्रोफी एंड डी ओनोमेटोपोइया। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी पर्सोनिफिकेशन। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। सो अथॉरिटी में यहाँ पे जो फॉरगेट्स होता है ये हमारा ह्यूमन नेचर या ह्यूमन हैबिट है, जो अथॉरिटी को दी गई है। यहाँ की अथॉरिटी ये वाली हैबिट को यूज कर रहा है। जहाँ नॉन लिविंग थिंग हमारी ह्यूमन बीइंग की तरह यूज होती है, तो उसमें क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है। यहाँ पे अथॉरिटी का पर्सोनिफिकेशन हो गया है, लाइक अ ह्यूमन बीइंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। सो इसमें हमें बताना है ए ऑक्सीमोरन, बी मेटोनमी, सी अपोस्ट्रोफी एंड डी ओनोमेटोपोइया। सो क्वेश्चन 12 का हो जाएगा करेक्ट आंसर बी मेटोनमी। और मेटोनमी क्यों है यहाँ पे? क्योंकि जो पेन है, पेन मीन्स एक कलम से नहीं है, कलम से मतलब यहाँ पावर ऑफ जनरलिज्म, जो जनरलिज्म की जो पावर है उसके लिए यूज हुआ है। और जो सोर्ड हुआ है, सोर्ड यहाँ पे यूज हुआ है तलवार के लिए नहीं बल्कि फोर्सेस के लिए, पावर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे जब किसी चीज़ को दर्शाने के लिए कोई दूसरा नेम यूज होता है तो वहाँ मिटोनमी होता है। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द मैच दैट डज नॉट मैच। अब हमें ऐसा पेयर इसमें फाइंड आउट करना है जो आपस में मैच नहीं हो रहा है। सो टच स्टोन एज यू लाइक इट, ये हमारा करेक्ट है। गोनड्रिल किंग लियर, अब गोनड्रिल जो कैरेक्टर है वो किंग लियर में था, ये भी हमारा ठीक है, उसकी बड़ी बेटी का नाम गोनड्रिल था। देन सी चिन्ना, चिन्ना भी उसमें जो जूलियस सीजर में है, दैट इज करेक्ट। देन गोबो, गोबो हमारा 12th नाइट में नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें इनकरेक्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डेस्क्राइब द 7 एजेज ऑफ मैन। शेक्सपियर का कौन सा प्ले 7 एजेज ऑफ मैन को डेस्क्राइब करता है?
A. Macbeth, B. King Lear, C. Hamlet and D. As You Like It. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, एज यू लाइक इट, क्योंकि इसमें जैक्स ने जो स्पीच दी है उसमें ये सब दिखाया गया है, 7 एजेस ऑफ मैन। देन क्वेश्चन नंबर 15, बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वाज डन। जो शेक्सपियर का जो बेस्ट वर्क था वो उसने कब लिखा था? सो बिफोर 1595, बी बिफोर 1601, सी आफ्टर 1612 एंड डी आफ्टर 1603। सो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आफ्टर 1603। देन क्वेश्चन नंबर 16, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस that follows it. O Julius Caesar, thou art mighty yet thy spirit walks abroad and turns our swords into in our proper external. So what is the essence of this statement? So ये जो यहाँ स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ हमें इसका एसेंस बताना है या इसकी थीम बतानी है कि कौन से भाव यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ऑप्शन ए, Brutus was too mighty. B. Caesar was mighty even after his death. C. Antony was mighty and D. Cassius was mighty. सो सीधे सीधे दिया हुआ है इसमें ओ जूलियस सीजर, दाउ मीन्स होता है यू, सो यू आर माइटी येट, तुम अभी भी पावरफुल हो। दाई स्पिरिट मीन्स योर स्पिरिट वॉक्स एब्रोड, जो एब्रोड चली गई है मीन्स तुम मर चुके हो। एंड टर्न्स आवर स्वॉर्ड इन आवर प्रॉपर एक्सटर्नल, मतलब तुम मर चुके हो लेकिन जो तुम्हारी ताकत है, स्वॉर्ड का मतलब ताकत होता है, तुम्हारी जो ताकत है वो अभी भी उसी तरह पावरफुल है, तुम अभी भी उतने ही पावरफुल हो जितने ही पहले थे। तो ये इस लाइन का सेंस यहाँ पे निकल के आया है। सो बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सीजर वाज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। देन 17 क्वेश्चन, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। मैकबेथ ने किसके घोस्ट को देखा था? सो ए बैंक्यू, बी डंकन, सी इयागो एंड डी हैमलेट। तो मैकबेथ ने किसका घोस्ट देखा था प्ले में? तो उसने देखा था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बैंक्यू, क्योंकि उसने बैंक्यू को मरवा दिया था अपने कुछ मर्डरर भेजकर और उसका जो बच्चा है फिलिंस वो बच के भाग गया था। तो बैंक्यू का जो घोस्ट है वो मैकबेथ को बार बार दिखाई देता था। क्वेश्चन नंबर 18, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। सो कैसियस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस बिकॉज। तो यहाँ पे कैसियस ने ब्रूटस से बोला है कि ये जो फॉल्ट है ये हमारे भाग्य का है, हमारा फॉल्ट नहीं है। इस तरह से वो इस तरह की लाइन क्यों बोलता है, तो इसका भी हमें यहाँ सेंस बताना है। सो ए, ही लव्स ब्रूटस, क्योंकि ब्रूटस को प्यार करता था एंड वांटेड टू सी हिम ऑन द टॉप, और उसको टॉप तक पहुँचाना चाहता था, पावरफुल बनाना चाहता था। बी, ही हेट्स ब्रूटस एंड वांटेड टू किल हिम, क्योंकि वो उसको हेट करता था और उसको मारना चाहता था। सी, ही हेट्स सीजर एंड वांटेड टू किल हिम, क्योंकि वो सीजर से हेट करता था और उसको मारना चाहता था। एंड डी, ही वाज जेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर एंड वांटेड टू इंसाइट ब्रूटस अगेंस्ट सीजर। सो दैट इज द करेक्ट आंसर डी, क्योंकि वो जो सीजर की बढ़ती हुई पावर थी उससे जेलस करता था, ईर्ष्या करता था और उसको ब्रूटस को इंसाइट करना चाहता था, उसको उकसाना चाहता था अगेंस्ट सीजर, सीजर के खिलाफ। देन क्वेश्चन नंबर 19, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम इज। वर्ड्सवर्थ का जो फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम है उसका नाम बताना है हमें, और ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, बी लिरिकल बैलेड्स, सी इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी एंड डी प्रेल्यूड। सो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये 1793 में आया था आई थिंक। देन क्वेश्चन नंबर 20, लूसी पोम्स बाय वर्ड्सवर्थ रेफर टू। जो लूसी पोम है वर्ड्सवर्थ की वो क्या रेफर करती है? ए, हिज अर्ली पोम्स, बी अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय हिम, सी पोम्स बाय वर्ड्सवर्थ इन कोलैबोरेशन विद कोलरिज एंड डी हिज ह्यूमरस पोम्स।
सो क्वेश्चन नंबर 20, द करेक्ट आंसर विल बी बी। ये जो लूसी पोम्स है ये एक ग्रुप है 5 लिरिक्स का। देन क्वेश्चन नंबर 21, वेयर फ्रॉम द बिलो कोटेड लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट more welcome notes to weary bands of travelers in some saddy haunt among Arabian sands। तो ये जो लाइंस है ये हमें बतानी है कि वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोम से ली गई है। कि नो नाइटिंगेल, किसी नाइटिंगेल ने भी अब तक इतना अच्छा चैंट नहीं किया होगा, इतना अच्छा नहीं गाया होगा। मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड, जो वियरी बैंड होते हैं, थके हुए जो ग्रुप होते हैं ट्रैवलर्स के, उनके लिए, उनके वेलकम के लिए इतना अच्छा नहीं गाया होगा। तो इसमें जो पोयम है वो हमें बतानी है कौन सी है। सो ए सोलिटरी रीपर, बी ओड टू अ नाइटिंगेल, सी टू द कुकू एंड डी टू अ साइलार्क। सो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए सोलिटरी रीपर, क्योंकि इसमें जो ब्यूटीफुल गर्ल है वो एक गाना गा रही है और वर्ड्सवर्थ उसी की तारीफ करता है कि इतना अच्छा तो किसी नाइटिंगेल ने भी किसी अरेबियन सी के ट्रैवलर के लिए या किसी भी थके हुए ट्रैवलर के लिए इतना अच्छा नहीं गाया होगा जितना ब्यूटीफुल ये लड़की गा रही है। देन क्वेश्चन नंबर 22, हु सेड द पोम इज अ मैन स्पीकिंग, सॉरी द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। तो किसने ये स्टेटमेंट दी थी कि पोइट जो एक मैन है जो दूसरे मैन से बात करता है। सो टी.एस. इलियट, एच.टी. कोलरिज, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एंड डी विलियम वर्ड्सवर्थ। सो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी विलियम वर्ड्सवर्थ। सो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो बर्थ है 1770 में हुआ है और उनकी जो डेथ है वो 1850 में हुई है। उनके फादर का नाम है जॉन वर्ड्सवर्थ। सो क्वेश्चन नंबर 23, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थियोरी ऑफ पोइट्री। किसने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है कि उन्होंने अपनी फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोइट्री, कि उन्होंने अपनी खुद की थ्योरी जो पोइट्री की नहीं फॉलो की है। सो ए अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, सी मिल्टन एंड डी गोएथे। सो 23 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी टी.एस. इलियट। देन क्वेश्चन नंबर 24, द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज बिगन ऑन। सो ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी है, ये कब स्टार्ट हुआ है। सो क्रिसमस डे 1629, बी क्रिसमस डे 1630, सी क्रिसमस डे 1631 एंड डी क्रिसमस डे 1632। तो ये मिल्टन का लिखा हुआ है वर्क और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए क्रिसमस डे 1629। सो मिल्टन का जो बर्थ है 1608 में हुआ है और उनकी जो डेथ है वो कब हुई है 1674 में हुई है। उनके जो फादर हैं उनका नाम है जॉन मिल्टन। हमारे टीजीटी में 4 राइटर्स हैं और चारों के जो फादर हैं सबका नाम जॉन है। देन 25, whom did मिल्टन कंसिडर हिज मास्टर। मिल्टन ने किसको अपना मास्टर कंसिडर किया है। ए एडमंड स्पेंसर, बी होमर, सी जोफ्री चौसर एंड डी थॉमस मोर। सो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एडमंड स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 26, हु सेड मिल्टन वाज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। किसने कहा था कि मिल्टन स्पेंसर का पोइटिकल सन है। सो ए जॉन ड्राइडन, बी पोप, सी जोनाथन स्विफ्ट एंड डी डॉक्टर जॉनसन। सो द करेक्ट आंसर इज ए जॉन ड्राइडन। क्वेश्चन नंबर 27, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम हाउ सून हैथ टाइम द सबटल thief of youth stolen on his wing my 3 and 20th year। सो ये जो लाइन है ये हमें बतानी है कि कौन सी पोम से ली गई है। तो चारों जो वर्क हैं यहाँ पे जॉन मिल्टन के लिखे हुए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए
on his being arrived to the age of 23, B. on his blindness, C. massacre at Piedmont and D. Lycidas। तो यहाँ पे सीधे सीधे दिया हुआ है 20th ईयर, 3 and 20th ईयर मीन्स 20 + 3 23। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। देन 28, इन विच सोनेट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अकर्स। सो मिल्टन के कौन से सोनेट से ये लाइन ली गई है? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो ऑप्शन ए ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बी लिसिडास, सी पैराडाइज लॉस्ट एंड डी पैराडाइज रिगेन्ड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ये ली गई है लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, हु इज गिवन सोलिटरी पनिशमेंट इन द जस्टिस। जस्टिस में किसको सोलिटरी पनिशमेंट दिया गया है? सो ए फाल्डर, बी एडवर्ड क्लेमेंट, सी वुडर एंड डी मोनी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए फाल्डर। फाल्डर को सोलिटरी पनिशमेंट दी गई। देन क्वेश्चन नंबर 30, इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डर। सो विलियम फाल्डर कौन से प्ले से लिया गया है? तो अभी ऊपर सेम क्वेश्चन था ये। सो विलियम फाल्डर जो कैरेक्टर है वो जस्टिस प्ले से लिया गया है और ये क्वेश्चन TGT 2009 में आया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 31, गाल्सवर्दीज वर्क दैट अर्नड हिम नेम एंड फेम वाज। गाल्सवर्दी का जो ऐसा वर्क था जिससे उसको नेम और फेम मिला। ए द फोरसाइट सागा, बी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, सी लॉयल्टीज एंड डी नन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए द फोरसाइट सागा। तो फोरसाइट सागा उनका मैग्नम ओपस था जिससे उनको नेम एंड फेम मिला और इसी के लिए उनको 1932 में नोबेल प्राइज भी मिला था। देन 32, इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड। कौन से ईयर में गाल्सवर्दी ने नाइटहुड का जो ऑफर है उसको रिफ्यूज कर दिया था? सो 1970, 1918, सी 1919 एंड डी 1920। सो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी 1918। सो 1917 में अनाउंस हुआ था उनको ये नाइटहुड देने के लिए, लेकिन 1918 में उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया था लेने से। और मैंने कुछ बुक में इसका 1917 भी पढ़ा है, तो आप इसका ऑप्शन जो अपनी तरफ से कंफर्म कर लीजिए कौन सा है। और इसके लिए आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने अलग अलग बुक में इसका अलग अलग आंसर ही पढ़ा है। कहीं पे 1917 देते हैं और कहीं पे 1918 देते हैं। सो इस वाली बुक में तो 1918 ही दिया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। तो इस वाली लाइन में फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। सो इसमें ऑप्शन है ए मेटाफर, बी ऑक्जीमोरन, सी हाइपरबल एंड डी अपोस्ट्रोफे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी हाइपरबल। वाई? क्योंकि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, जितने भी अरेबिया के जितने भी परफ्यूम्स हैं वो सारे मिलाकर भी कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, उसके हैंड को जो महका नहीं सकते। उसने जो मर्डर किया है उससे जो उसके हैंड गंदे हो गए हैं, तो जितने परफ्यूम्स सारे के सारे भी वो अरेबिया के परफ्यूम यूज कर ले तो भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये हाइपरबल है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के उसको बोल दिया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ओनोमेटोपोइक। इसमें कौन सा ओनोमेटोपोइक है ये हमें बताना है। अभी मैंने आपको बताया था ओनोमेटोपोइया में हम साउंड देखते हैं। सो ए कैरी, बी बियर, सी फियर एंड डी बग। तो ये बाकी सब तो इसमें वर्ब दी हुई हैं और जो साउंड है इसमें वो क्या है वो हमें बताना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी बग।
Then question number 35. The statement, namely, happiness is but an occasional episode in the general drama of pain, contains the figure of speech called. तो इसमें हमें बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है. सो ए सिमली, बी पर्सोनिफिकेशन, सी पैराडॉक्स एंड डी मेटाफर. सो क्वेश्चन नंबर 35 द करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मेटाफर. जहाँ लाइक और एज बिना यूज किए हम किन्हीं दो वर्ड्स को कंपैरिजन करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, मेटाफर होता है. जैसे हैप्पीनेस इज बट एन ओकेशनल एपिसोड, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं की हुई है, कंपैरिजन की हुई है लेकिन एज या लाइक यूज नहीं हुआ है, तो मेटाफर हो गया. देन क्वेश्चन नंबर 36. Which of the following sentences has the figure of speech called apostrophe? अब इसमें apostrophe बताना है फिगर ऑफ स्पीच कौन से वाले सेंटेंस में है. सो ए मैन इज द measure of all things. B patriotism. What horrors are done in your name? C my love is red red rose. And D all that glitters is not gold. तो यहाँ देखिए जो अपोस्ट्रोफी है उसमें हम ये वाला साइन यूज करते हैं. यहाँ पे पैट्रियोटिज्म को एड्रेस किया गया है. तो क्वेश्चन नंबर बी का जो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा. Question number 37. Identify the figure of speech in the following line. The pen is mightier than sword. ये आई थिंक पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है. सो ए मेटाफर, बी सिमली, सी पर्सोनिफिकेशन एंड डी मेटोनमी. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मेटोनमी. सो क्वेश्चन नंबर 38. The literary art of diminishing a subject by making it ridiculous and evoking towards it the attitudes of amusement and scorn is called. So PGT में आया हुआ क्वेश्चन है. A allegory, B melodrama, C parody and D satire. करेक्ट आंसर हो जाएगा C parody. क्वेश्चन नंबर 39. What does the term curtain raiser indicates in drama? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पीजीटी में आया हुआ है. सो कर्टेन रेजर का जो हमें बताना है यहाँ पे क्या होता है कर्टेन रेजर. सो वन हु रेज कर्टेन्स. बी अ मॉडर्न ड्रामा ऑफ सीरियस नेचर. सी सुपर नेचुरल एजेंसी इन ड्रामा विच रिवील्स सम ट्रूथ. एंड डी अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले. सो क्वेश्चन नंबर 39. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले. क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एवेंट गार्डे? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आ चुका है. एवेंट गार्डे का हमें यहाँ मीनिंग बताना है इस एक्सप्रेशन का. सो ए unintentional attitude, B ridiculing attitude, C tragic conclusion and D new writing that is innovative. So 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा D new writing that is innovative. Then question number 41. What is stream of consciousness technique? सो ये भी पीजीटी में आया हुआ है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो है वो हमें बतानी है क्या होती है. सो ए टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स. बी अ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन वर्ड्स एंड थिंग्स. सी अ थिएट्रिकल डिवाइस. डी अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज. सो 41 करेक्ट आंसर विल बी ए टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर thoughts and feelings. Then 32. Another name for vers libre. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कई बार आया हुआ है पीजीटी में. सो वर्स लिब्रे का हमें अनदर नेम बताना है. ए फ्री और ओपन वर्स, बी ब्लैंक वर्स, सी कोर्टली वर्स एंड डी नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ए फ्री वर्स और ओपन वर्स. 43.
A caesura is a dash in a line. So a pause, syllable, strain or accent. So caesura is a pause in a line. So correct answer is A. Question number 44. What is poetic license? Poetic license क्या होता है? So A, poetry written to establish rules and regulations of versification. B, royal permission to write poetry. C, liberties with language and facts in poetry. And D, poetic norms of a particular period. So 44 का करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा C, liberties with language and facts in poetry. Then question number 45. The unbroken flow of thought and awareness in the waking mind is called. जो अनब्रोकन फ्लो होते हैं थॉट्स के और जो अवेयरनेस होती है माइंड की, उसको हमें बताना है. ए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. बी, एपिफेनी. सी, नेगेटिव कैपेबिलिटी. एंड डी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. सो क्या है इसमें करेक्ट? दैट इज ए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. सो 46. व्हाट इज मेंट बाय कैथारसिस? कैथारसिस क्या होता है? ऑप्शन ए, ट्रेजिक फ्लो इन द एंटागोनिस्ट. बी, ट्रेजिक फ्लो इन द प्रोटैगनिस्ट. सी, फॉल्स स्टेप टेकन इन डार्क. एंड डी, परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी. जब किसी वर्क को देख करके जो हमारा जो हार्ट है वो पिटी से, दया से या फिर डर से भर जाता है, जो इमोशंस इस तरह के होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कैथारसिस बोलते हैं. देन 47. विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स? अलोन अलोन ऑल अलोन. अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है. सो ए, पर्सोनिफिकेशन. बी, एपोस्ट्रोफी. सी, एलिट्रेशन. एंड डी, पन. सो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी. हम किस में कंफ्यूज हो जाते हैं? ए देखकर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो वोवल साउंड दिया हुआ है, लेकिन जब कोई रिपीटेड जो सिलेबल हमारा बिगिनिंग में आता है तो उसके लिए क्या होता है? एलिट्रेशन लगाते हैं हम. सो करेक्ट आंसर इज एलिट्रेशन. सो क्वेश्चन नंबर 48. What is the figure of speech in the following sentence? Authority forgets a dying king. A, personification. B, apostrophe. C, hyperbole. And D, metaphor. सो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, पर्सोनिफिकेशन. जब कोई जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग थिंग जो है प्रिटेंड करती है या ऐसे फंक्शन करती है जैसे वो कोई लिविंग थिंग हो, जैसे अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग. यहाँ क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा. 49. What is the figure of speech used in the following sentence? Friendship is the sheltering tree. So A, simile. B, apostrophe. C, hyperbole. And D, metaphor. तो इसमें बताना है हम जहाँ पे भी कंपैरिजन करते हैं वहाँ या तो मेटाफर होता है या सिमली होता है. अब यहाँ देखिए, सिमली में हम एज या लाइक का यूज करते हैं, लेकिन मेटाफर में हम इन वर्ड्स का यूज नहीं करते. तो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं हो रहा है और फ्रेंडशिप को हम शेल्टरिंग ट्री के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, मेटाफर. नेक्स्ट क्वेश्चन 50. Milton, thou shouldst be living at this hour. Find the figure of speech. A, oxymoron. B, apostrophe. C, hyperbole. And D, simile. अब इसमें देखिए, सिमली के लिए कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कोई बढ़ा चढ़ा की बात भी नहीं बोली गई जो हाइपरबल हो, कोई ऑपोजिट वर्ड्स भी नहीं है जो ऑक्सीमोरन हो. अब यहाँ मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी ये वाला मार्क यूज होता है या किसी को एड्रेस किया जाता है तो वहाँ पे अपोस्ट्रोफी होता है. तो यहाँ पे मिल्टन इज डेड बट उसको एड्रेस किया जा रहा है दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, कि काश तुम इस समय जिंदा होते. तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी करेक्ट आंसर है.
देन 51, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच, इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच बताना है। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। सो ए मेटाफर, बी पर्सोनिफिकेशन, सी ट्रांसफर्ड एफिटेट एंड डी हाइपरबल। अब यहाँ देखिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, ट्रांसफर्ड एफिटेट। सो एपिथेट, यहाँ पे देखिए द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। अब वे थका हुआ रास्ता, तो रास्ता तो वेरी नहीं हो सकता, वेरी क्या होगा, प्लोमैन होगा। जब हम किसी नाउन जहाँ पे ये एडजेक्टिव हमारा यूज होना है उसके साथ यूज ना करके कहीं और यूज करते हैं तो वहाँ ट्रांसफर एफिटेट होता है। जैसे वेरी प्लोमैन होना चाहिए लेकिन यहाँ पे वेरी वे कर दिया है। देन 52, point out the figure of speech in the following line where beauty cannot keep her lustrous eyes. So A pun, B personification, C simile and D oxymoron. So इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी पर्सोनिफिकेशन। ब्यूटी, और ब्यूटी साथ हमने यहाँ पे हर यूज किया है, हर हमारा किसके साथ यूज होता है, सी फीमेल कैरेक्टर के साथ, लेकिन ब्यूटी के साथ यहाँ पे हमने यूज किया है तो हम इसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं। सो पर्सोनिफिकेशन इज करेक्ट आंसर। देन 53, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी इज अ रिमार्क बाय। सो ये जो रिमार्क दी हुई है ये हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है किसने बोला है ये। सो ए निकोल, बी ब्रैडले, सी कोलरेज एंड डी गोडोल्ड। सो 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए निकोल। देन 54, हाउ केम ही डेड, आई विल नॉट बी जगल्ड विद, टू हेल एलिजेंस, वोज टू द ब्लैकेस्ट डेविल इज आ स्पीच इन हैमलेट स्पोकन बाय। सो ये जो स्पीच है हैमलेट में ये किसने बोली हुई है। सो ए हैमलेट, बी लर्टिस, सी पोलोनियस एंड डी क्लाउडियस। सो 54 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी लर्टिस। जब पोलोनियस की डेथ हो जाती है, वो उसको हैमलेट उसको किल कर देता है, तो जब ये लर्टिस ये वाली लाइन बोलता है हाउ केम ही डेड, आई विल नॉट बी जगल्ड विद, टू हेल एलिजेंस, वॉज टू द ब्लैकेस्ट डेविल। देन 55, if music be the food of love, play on, give me excess of it. So which play of Shakespeare opens with this line? तो ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए 12th नाइट, बी रोमियो एंड जूलियट, सी द टेम्पेस्ट एंड डी मैकबेथ। सो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 12th नाइट, और इसको ओर्सिनो बोलता है। ओर्सिनो ओलिविया से प्यार करता है लेकिन ओलिविया उसको हर बार जो है उसके प्यार को जो ठुकरा देती है और वो इस वाली लाइन को बोलता है। तो ये प्ले जो हमारा स्टार्ट ही इस वाली लाइन से होता है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, गिव मी द एक्सेस ऑफ इट। सो करेक्ट आंसर इज ए 12th नाइट। 56, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, O cursed sprite that ever I was born to set it right। तो ये वाली स्पीच हमें बतानी है ये कौन से प्ले में है। सो ए हैमलेट, बी किंग लियर, सी जूलियस सीजर एंड डी लेडी मैकबेथ। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए हैमलेट। ये आई थिंक एक्ट 1.5 में बोला गया है। वैसे मैं अपनी तरफ से श्योर होती हूँ लेकिन थोड़ा सा डर रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए। वैसे करेक्ट यही है, आप देख लेना, ये एक्ट 1 सीन 5 में बोला हुआ है हैमलेट ने। देन 57, अबाउट टोटल मिसैलिनी, अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले सेज, आई हैड रेदर देन 40 shillings, आई हैड माई बुक
of songs and sonnets here. So who is the speaker and in which play? So ये जो यहाँ पे लाइंस बोली गई हैं ये हमें बतानी है कौन से प्ले से ली गई हैं और कौन इनका स्पीकर है. So A. Slender in the Merry Wives of Windsor. B. Caliban in the Tempest. C. Rosalind in As You Like It. And D. Don Pedro in Much Ado About Nothing. So 57, the correct answer is A. Slender in the Merry Wives of Windsor. Question number 58. Hamlet's dilemma in Act 3, Scene 1. To be और not to be means. ये जो यहाँ लाइन दी हुई है to be और not to be, इसका हमें means बताना है क्या है. So A. To kill Claudius or not to kill him. B. To kill Gertrude or not to kill him. C. To marry Ophelia or not to marry her. And D. To live or to die. So correct answer is D. To live or to die. ये 3.1 एक्ट 3 और सीन 1 का जो लाइन है ये. Then 59. Venus and Adonis by Shakespeare is written in 6-line stanza, but the Rape of Lucrece is composed in. लेकिन जो Rape of Lucrece है उसमें बताना है कितनी लाइन्स हैं, कितने लाइन का स्टेंजा है. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, 7-line स्टेंजा. अब एडोनिस में आप काउंट करके देखिए ADONIS, तो इसमें 6 लेटर दिए हुए हैं तो ये 6-line स्टेंजा है. और लुक्रीस इसको जब आप काउंट करेंगे सारे लेटर्स को तो इसमें 7 लेटर दिए हुए हैं तो ये 7-line स्टेंजा है. सो द करेक्ट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 60. Shakespeare dedicated his poems Venus and Adonis and the Rape of Lucrece along with his 126 sonnet to. तो उसने जो अपनी पोम्स है वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ लुक्रीस, तो शेक्सपियर ने किसको डेडिकेट की थी और उसने जो सोनेट लिखे थे उनमें से जो 126 सोनेट्स हैं वो किसको डेडिकेट किए थे ये यहाँ पे हमें बताना है. ऑप्शन ए डार्क लेडी, बी हिज पब्लिशर, सी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन एंड डी बेन जॉनसन. सो द करेक्ट आंसर इज सी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन. सो स्टार्टिंग के जो 126 हैं सोनेट वो उसने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को दिए थे और बाकी जो 26 थे वो उसने डार्क लेडी को दिए थे. बाद के जो 2 सोनेट्स हैं उसने लव क्यूपिड को डेडिकेट किए थे. सो टोटल 154 सोनेट्स उन्होंने लिखे हैं शेक्सपियर ने. देन 61. इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल. सो रॉयल क्रिमिनल उन्होंने कौन से वाले प्ले में लिया है. सो ए किंग लियर, बी हेनरी फोर्थ, सी रिचार्ड थर्ड एंड डी हेनरी एट. सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी रिचार्ड थर्ड. और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डोंट बी कंफ्यूज इन इट. ये जो रॉयल क्रिमिनल है ये रिचार्ड थर्ड में लिया है. एक होता है रियल क्रिमिनल और रियल क्रिमिनल उन्होंने किंग जॉन में प्रेजेंट किया है. बस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, इसमें रॉयल है और उसमें रियल है. रियल फॉर किंग जॉन एंड रॉयल फॉर रिचार्ड थर्ड. देन 62. Truth is an impossible to be soiled by any outward touch as the sunbeam. The above lines are taken from. So ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है. A. Areopagitica, B. Lycidas, C. The Doctrine and Discipline of Divorce and D. On Shakespeare. So correct answer will be C. The Doctrine and Discipline of Divorce. Then 63. None can love freedom hardly, but good men. The rest love not freedom, but license. No man who knows aught can be so stupid to deny that all men naturally were born free. So ये जो स्टेटमेंट है हमें बताना है कौन से वर्क से लिया गया है मिल्टन के. A. Areopagitica, B. Lycidas, C. The Doctrine and Discipline of Divorce and D. Tenor of Kings and Magistrate.
सो क्वेश्चन नंबर 63 द करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, टेनर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। देन 64 पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वार। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन्स है ये कौन से वर्क से ली गई है? सारे वर्क ये मिल्टन के हैं यहाँ पे। सो एरोपैजेटिका, बी लिसिडस, सी टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल एंड डी टेनर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। सो 64 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल। देन 65 Galsworthy's play Strife deals with the subject of labor dispute, B. Justice, C. Wars and D. Class distinction। सो 65 का जो गाल्सवर्दी का स्ट्राइफ प्ले है ये किससे डील करता है, क्या इसका सब्जेक्ट है? तो इसका सब्जेक्ट है लेबर डिस्प्यूट, क्योंकि इसमें जो मजदूर हैं और मालिक हैं उनके बीच में जो उनका जो डिस्प्यूट है वो दिखाया गया है। Then question number 66 Galsworthy's famous play The Silver Box deals with। सो गाल्सवर्दी का फेमस प्ले सिल्वर बॉक्स ये इसमें किस चीज़ को डील करता है? द इनइक्वालिटी ऑफ पावर, इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, द इनइक्वालिटी ऑफ लेबर एंड द इनइक्वालिटी ऑफ मनी डिवीजन। सो 66 द करेक्ट आंसर विल बी बी, इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, क्योंकि इसमें ये दिखाया है कि किस तरह से जस्टिस है वो इनइक्वल होता है, अमीरों के लिए कुछ और होता है और गरीबों के लिए कुछ और। जो जैक बार्थविक है और उनका जो नौकर है दोनों ने सेम ही मिस्टेक किया है, दोनों ने चोरी की है, लेकिन उसको पनिशमेंट नहीं दी जाती, लेकिन उसका जो नौकर है उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो इसमें क्या है? इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस दिखाया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 67 हु इज हैरोल्ड क्लेवर इन गाल्सवर्दी जस्टिस, ये इन है यहाँ पे, इन गाल्सवर्दी जस्टिस। गाल्सवर्दी का जो प्ले है जस्टिस उसमें कैरेक्टर है हैरोल्ड क्लेवर, तो वो क्या है? जज, गवर्नमेंट काउंसिल, डिफेंस काउंसिल और मैनेजिंग क्लर्क। सो क्वेश्चन नंबर 67 जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, गवर्नमेंट काउंसिल। देन फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब ये 68 to 76 हमारे फिलअप क्वेश्चन हैं। देन 68 वॉक फास्ट लिस्ट यू डैश मिस द ट्रेन, शैल, विल, मे और शुड। इसमें बताना है हमें कि क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो दैट इज डी, शुड। जहाँ भी हमारा लिस्ट यूज होता है लिस्ट के साथ हम हमेशा शुड यूज करते हैं, ये दोनों पेयर में यूज होते हैं। सो वॉक फास्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। 69 चैस्टिटी इज द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ अ वुमन। सो पोजेशन, ट्रेजर, ऑर्नामेंट और डी प्रॉपर्टी। सो चैस्टिटी जो वुमेन का क्या है? ग्रेटेस्ट ऑर्नामेंट है। अब जहाँ वुमन होगी वहाँ ऑर्नामेंट होंगे, तो ऑर्नामेंट है। चैस्टिटी वुमेन का एक ग्रेटेस्ट ऑर्नामेंट है। चैस्टिटी इज द ग्रेटेस्ट ऑर्नामेंट ऑफ अ वुमन। देन 70 when an infant displayed sign of illness the anxious parents called in a। जब कोई बच्चा बीमार होता है उसको बीमारी का कोई सिम्टम दिखता है तो पेरेंट्स किसको बुलाते हैं? तो बच्चों के बीमार होने पे बच्चों के डॉक्टर को बुलाया जाएगा। तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे पीडियाट्रिशियन, प्लेगियरिस्ट, सी पोडियाट्रिस्ट एंड डी प्रैक्टिशनर। सो यहाँ पे जो 70 का करेक्ट आंसर है दैट इज ए, पीडियाट्रिशियन। 71 इट वाज डिफिकल्ट टू सी थ्रू द डैश ऑफ द हेडलाइट्स एट द कार्स। सो ए ब्रिलियंस, बी डैजल, सी ब्राइटनेस एंड डी शाइन। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, डैजल। डैजल होता है जो बिल्कुल चकाचौंध हो जाती है, जिसमें बिल्कुल देखना भी इम्पॉसिबल हो जाता है, दैट इज डैजल। 72
His book was marked by many dash remarks which made us forget its main theme. So A. Idiotic, B. humorous, C. slanted and D. digressive. So 72 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, डिग्रेसिव. 73. She came in looking dash. She had seen a ghost. So as if, even or though. So 73 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए. She came in looking as if, मानो, as if का मीन्स होता है मानो या जैसे कि. She had seen a ghost, जैसे उसने कोई घोस्ट देख लिया हो. So as if is correct answer. 74. You come here, I shall help you. So अगर तुम यहाँ आते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा. So A should, B would, C may and D had. So 74 correct answer will be A, should. Should you come here, I shall help you. Then 75. Dash intelligent he may be, he cannot pass. So if, however, C even if and D whatever. So 75 the correct answer will be B, however. So वो कितना भी इंटेलिजेंट हो वो पास नहीं हो सकता. So the correct answer is however. However intelligent he may be, he cannot pass. 76. Let Ram and Dash paint your home. So I, me, myself or mine. So correct answer will be B. जहाँ भी let यूज होता है उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव वर्ड यूज करते हैं, जैसे लेट राम एंड मी, हम यहाँ पे आई यूज नहीं करेंगे, लेट के साथ मी यूज करेंगे, लेट मी. सो करेक्ट आंसर इज मी. क्वेश्चन 77. अब 77 से 80 तक ये हमारे ईडियम्स दिए हुए हैं, हमें ईडियम्स के मीनिंग बताने हैं. सो 77. टू प्लो अ लोनली furrow. A. To walk all alone. B. To do something which no one has attempted. C. To work without help or support. And D. To till the land all by oneself. So इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का दैट इज C. To work without help or support. टू प्लो अ लोनली फ्यूरो, जब लोनली है तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है. सो टू वर्क विदाउट हेल्प और सपोर्ट. सो 78. टू रब शोल्डर्स विद. टू हैव ट्रबलसम ईचिंग. बी टू मीट एंड मिक्स विद पीपल. सी टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन. and D to kick against the prick. So question number 78 the correct answer will be B, to meet and mix with people. Then 79. To take a leaf out of somebody's book. So leaf का मतलब यहाँ पेज से होता है. So A steal something valuable. B to conform to others standard. C to follow the dictates of someone. And D to take him as a model. So 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज D, to take him as a model. कि किसी की बुक से एक पेज जो एक लीफ को जो ले लेना, मतलब हम किसी की तरह कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं, जैसे कोई सामने वाला जैसे जैसे करता है हम उसी को ऐसे ही कुछ उसको इमिटेट करते हैं, उसके कुछ एक्शंस हम फॉलो करते हैं. तो हम किसी को अगर अपना मॉडल मानते हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं. सो करेक्ट आंसर इज डी, टू टेक हिम एज अ मॉडल. क्वेश्चन नंबर 80. टू प्ले truant. So A to shirk duty etc. B to play chess. C to be fool. And D to follow the rules of the game. So 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा A, to shirk duty और etc. Then
डायरेक्शंस, चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स। अब 80 to 85 हमें सिनोनिम बताने हैं। 81 प्रोक्लिविटी। सो ए एप्टीट्यूड डिस्पोजिशन, बी हैवी एंड बल्की, सी हैस्टेन और एक्सपेडाइट एंड डी स्टॉप और हिंडर। सो क्वेश्चन नंबर 81, द करेक्ट आंसर विल बी ए एप्टीट्यूड और डिस्पोजिशन। Then 82 progeny. So A prostrate or supine, B trivial or childish, C careful or scrupulous and D offspring and descendant. So 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी offspring and descendant. Then 83 प्रोपीटियस। सो प्रोपीटियस का मीन्स हमारा हो जाएगा यहाँ पे अक्रस और पुट डाउन, बी हार्स और हार्स, देन सी प्लीजिंग और फेवरेबल एंड डी टेंट और स्प्रे। सो 83 द करेक्ट आंसर विल बी सी प्लीजिंग और फेवरेबल। 84 पुराइल। ए एप्टीट्यूड डिस्पोजिशन, बी हैवी और बल्कि, सी हैस्टेन और एक्सपेडाइट एंड डी ट्रिवियल और चाइल्डिश। सो क्वेश्चन नंबर 84 करेक्ट आंसर विल बी डी ट्रिवियल और चाइल्डिश। 85 पंक्टिलियस। सो इसमें ए केयरफुल स्क्रपलस, बी टर्जिड एंड सोलन, सी अनटाइडी एंड नेग्लेक्टेड एंड डी यर्निंग और पेंसिव। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि सबका जो एसेंट है अलग अलग होता है बोलने का। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए केयरफुल और स्क्रपलस। देन डायरेक्शन, चूज अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब 86 to 90 क्वेश्चन तक हमें वन वर्ड बताने हैं। सो मर्डरिंग ऑफ द किंग, किंग का जो मर्डर होता है दैट इज ए रेजिसाइड, बी पैंथिस्ट, सी फ्रेट्रिसाइड एंड डी इन्फेंटिसाइड। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए रेजिसाइड। सो रेजी का मीन्स ही, रेजी मीन्स राजा और द किंग मीन्स राजा, सो द करेक्ट आंसर इज रेजिसाइड। देन 87 मर्डरिंग ऑफ अ टायरेंट, टायरेंट का मर्डर। सो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी, सॉरी हाँ बी इज करेक्ट आंसर, टायरेनी साइड। तो साइड का मीन्स ही मर्डर होता है, जब हम किसी का मर्डर करते हैं तो दैट इज साइड, मीन्स हम नहीं करते कोई करता है, तो साइड का मीन्स है मर्डर करना। और किसका मर्डर, यहाँ दिया है टायरेनी और यहाँ टायरेंट, तो ऐसे हम मैच करके भी सही आंसर निकाल सकते हैं। तो 87 का बी। देन 88 नेक्स्ट टू बट नॉट नेसेसरीली टचिंग, सो दैट इज ट्रूएंट, बी ट्रेटर, सी एडजेसेंट एंड डी प्लेगियरिस्ट। सो 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी एडजेसेंट, जो नेक्स्ट टू होता है बट नेसेसरी टच हो ये ज़रूरी नहीं है। सो 89 ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल। सो ओल्ड एज में जब एक मैन बिहेव करता है जैसे कि लाइक अ फूल, किसी मूर्ख की तरह, तो दैट इज ए एम्बीडेक्स्ट्रस, बी फेमिनिस्ट, सी क्वैक एंड डी डोटेज। सो 89 द करेक्ट आंसर विल बी डी डोटेज। Then 90 question, one who believes one is God, जो बिलीव करता है कि वो गॉड है, सो दैट इज थियोमैनिया, बी बम्पकिन, सी एपोस्टेट एंड डी लेक्सिकोग्राफर। सो क्वेश्चन नंबर 90 द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए थियोमैनिया। देन डायरेक्शंस,
चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। 91 to 95 हमें करेक्ट स्पेलिंग्स बतानी है। आप चारों स्पेलिंग्स 91 क्वेश्चन में देख लीजिए, मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ। सो 91 द करेक्ट स्पेलिंग विल बी ए, पुसिलैनिमस। सो PUSILLANIMOUS, पुसिलैनिमस। देन 92 प्रोग्राम। तो प्रोग्राम की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, इसमें देख लीजिए आप। सो द करेक्ट स्पेलिंग इज बी, PROGRAMME, PROGRAMME। देन 93 में देखिए चारों स्पेलिंग्स आप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओकेसन, OCCASION। मेक इट श्योर, यहाँ पे डबल सी तो है लेकिन डबल एस नहीं है, सिंगल एस है। सो OCCASION, ओकेसन। सो करेक्ट स्पेलिंग इज सी। देन 94, इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी 94 की, दैट इज डी, अकरेंस, OCCURRENCE। यहाँ डबल सी है और डबल आर है, OCCURRENCE, अकरेंस। देन 95 नर्सरी। नर्सरी की करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। सो द करेक्ट स्पेलिंग इज ए, NURSERY, नर्सरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पे अनसीन पैसेज दिया हुआ है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे। एक बार मैं रीड कर देती हूँ, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए इसमें तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लें। So in my village a fair is held every year. If I happen to be in my village on the day of the fair, I make it a point to attend it. तो यहाँ पे उनके गांव में जो फेयर होता है, जो राइटर है यहाँ पे, उनके गांव में हर साल फेयर होता है और अगर वो गांव में पॉसिबल है जाना तो वो उस फेयर को अटेंड भी करता है। I make it a point to attend it. I attended it this year and I retain very happy impression of all the sight and sounds that I enjoyed. It was a cloudy day and so I went to the fair on foot. On the way I saw a number of villagers dressed in their best clothes. Going to the fair, they appeared to be in high spirits. They were accompanied by their children who wore turbans of dark red color. As I approached the fair, I heard a mingled noise. A number of booths and stalls constituting the bazaars of the fair met my eyes. Every villager was buying sweets. The children seemed to be going crazy about sweets. In the midst of a vast crowd, I saw a rope dancer amusing the audience by keeping his balance wonderfully on the rope. The villagers clapped their hands. A little further, I saw the inevitable juggler. He was accompanied by two children, one of whom played on the flute while the other beat a small drum. The juggler was holding the villagers spellbound by his tricks. The simple-minded villagers looked at him with open-mouthed wonder and went almost delirious with joy at every new trick. To me, of course, most of the tricks appeared stale and dull, but majority of the onlookers applauded him over and over again. Under the shade of a big tree, children were enjoying themselves by riding the merry-go-round and by flying kites. In one corner I saw a gambling booth where the ignorant peasants wishing to make a little money were being cheated of the little sum they had with them.
I did not like it, and muttering on oath, an oath went on. Evening came, and the villagers soon began to disperse. All of them carried something or the other, tied or wrapped in a piece of cloth hanging from their shoulders. I too bought some sweets for my younger brothers and made for my home. सो आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा ये पैसेज. नाउ सी द क्वेश्चंस. क्वेश्चन 96. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेक इट अ पॉइंट. तो यहाँ पे जो बिगिनिंग में फ्रेज दी हुई है मेक इट अ पॉइंट, इसका हमें बताना है यहाँ पे क्या सेंस निकल के आएगा. आई मेक इट अ पॉइंट टू अटेंड इट. सो ऑप्शन दिए हुए हैं. ए नोट डाउन, बी ट्राई, सी लिस्ट एंड डी एंश्योर. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी एंश्योर. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसलाइक्ड बाय द ऑथर. ऑथर जो किस चीज़ को डिसलाइक करता था. द लिटिल सम द विलेजर्स हैड, बी ट्रिक्स ऑफ द जगलर, सी गैम्बलिंग बूथ एंड डी द फैक्ट दैट ही वाज चीटेड. सो 97 द करेक्ट आंसर विल बी सी गैम्बलिंग बूथ. क्योंकि वहाँ पे जो विलेजर्स होते हैं इनोसेंट विलेजर्स को बुद्धू बनाया जा रहा था और वो सब बुद्धू बन भी रहे थे, जो हमारा जो ऑथर है वो डिसलाइक करता है उसको. 98. हु वर क्रेजी अबाउट स्वीट्स. स्वीट्स के लिए कौन क्रेजी था. विलेजर्स, चिल्ड्रन, यंगर ब्रदर्स और नॉट मैंशनड. सो 98. सो ऑफ कोर्स चिल्ड्रन आर क्रेजी अबाउट द स्वीट्स. चिल्ड्रंस को ही जो चिल्ड्रन होते हैं उनको स्वीट्स बहुत पसंद आती है. देन क्वेश्चन नंबर 99. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. सो ए फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर. सो दैट इज करेक्ट, एवरी ईयर होता है वो. बी द विलेजर्स वोर गुड क्लोथ्स टू गो टू द फेयर. तो वहाँ दिया हुआ है ना फाइनेस्ट क्लोथ्स, तो उन्होंने अपने क्लोथ्स भी अच्छे अच्छे पहने हुए हैं. सी द रोप डांसर वाज बैलेंसिंग टू द ड्रम बीट. तो वो बैलेंस किसको कर रही होती है, जो रोप डांसर है वो रोप को बैलेंस करती है, ड्रम बीट को बैलेंस नहीं करती. एंड द ऑथर बोथ सम स्वीट. और ऑथर ने भी अपने भाई के लिए कुछ स्वीट्स खरीदी थी, तो ये भी करेक्ट है. तो यहाँ पे जो रॉन्ग ऑप्शन है और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, दैट इज सी. इसमें हमें बताना है ना कौन सी लाइन ट्रू नहीं है, तो दैट इज सी द रोप डांसर वॉज बैलेंसिंग टू द ड्रम बीट. 100 क्वेश्चन. हु हैड वॉर्न द टर्बन्स. टर्बन्स किसने पहनी हुई थी. ए जगलर, बी द विलेजर्स, सी चिल्ड्रन ऑफ विलेज एंड डी नॉट मैंशनड. तो जो टर्बन्स है वो किसने पहनी थी, चिल्ड्रन ने पहनी थी, जो गांव के बच्चे थे उन्होंने पहनी थी. 101. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेड फॉर एज यूज्ड इन द पैसेज. सो पैसेज में जो फ्रेज यूज हुई है मेड फॉर, ये बताना है कि इसका मीनिंग क्या है. ए प्रिपेयर, बी अबाउट टू, सी इन्वेंट एंड डी मूव टुवर्ड्स. सो द करेक्ट आंसर इज डी moved towards. Then choose the appropriate meaning of the following for an expression. अब ये यूरेका दिया हुआ है, इसका मीनिंग हमें बताना है. सो आई लव यू, आई हेट यू, आई मिस यू और आई हैव फाउंड इट. सो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज डी आई हैव फाउंड इट. देन 102. एक्स निहिलो निहिल फिट, ये फॉरेन एक्सप्रेशंस हैं, तो इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है. आप अच्छे से ऑप्शंस पढ़ लीजिए. सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए फ्रॉम नथिंग, नथिंग इज प्रोड्यूस्ड. देन 103. एग्जाम्पली ग्रेसिया, आप पढ़ लीजिए, मैं आंसर बता देती हूँ. सो 103 द करेक्ट आंसर इज बी फॉर एग्जाम्पल. देन 104. फेंच मेकर, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी गवर्नमेंट. देन फियास्को, करेक्ट आंसर इज सी डिजास्टर. डिजास्टर इज करेक्ट आंसर. 106.
इनमें हमें एंटोनिम्स बताने हैं। सो एक्स्ट्रावेगेंट, तो एक्स्ट्रावेगेंट होता है जो ज़्यादा खर्च करता है, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा दैट इज ए, फ्रूगल और इकोनॉमिकल, बहुत कम खर्च करने वाले। देन 107 अनइम्पीचेबल, इसका हमें एंटोनिम बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ब्लेम वर्दी और रिप्रोचफुल। देन 108 अनबायस्ड, अनबायस्ड का जो एंटोनिम है दैट इज ए, प्रिजुडाइज। देन वॉलंटियर 109, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कॉन्स्क्रिप्ट। देन 110 इसोटेरिक, सो इसोटेरिक का मीनिंग हो जाएगा यहाँ एंटोनिम हो जाएगा डी, सिंपल और कॉमन। देन 111, यहाँ पे हमें प्रोवर्ब्स दी हुई हैं, हमें करेक्ट प्रोवर्ब फाइंड आउट करनी है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, मैं सिर्फ इसके करेक्ट आंसर बता देती हूँ। सो द करेक्ट आंसर इज ए, गुड फैंसीज मेक गुड नेबर्स। देन 112, करेक्ट आंसर इज बी, गुड वाइन नीड्स नो बुश। 113, the correct answer will be C, child is the father of man। ये वर्ड्सवर्थ की एक पोम से ली गई है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी पोम से ये लाइन ली गई है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। सो 114, करेक्ट आंसर इज डी, आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, कला को छुपाने में ही कला है। सो 115, करेक्ट आंसर इज ए, एज यू सो यू शैल रीप, जैसा बोगे वैसा पाओगे। सो एज यू सो यू शैल रीप, सो शैल यू रीप होना चाहिए, लेकिन इसमें इसके अकॉर्डिंग तो ए ही सही है। देन 116, so choose the correct word used for given collection of people. So here 116, a collection of sailors is called, जो sailors का जो collection है, sailors होते हैं नाविक जो वाटर के थ्रू ट्रेवल करते हैं, उनका जो ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे, ए क्रू, बी ट्रेन, सी थ्रोंग एंड डी काउंसिल। सो 116, द करेक्ट आंसर इज ए, क्रू। देन 117, अ कलेक्शन ऑफ रियोटर्स इज कॉल्ड, रियोटर्स होता है दंगई। सो ए गैंग, बी मोब, सी गिल्ड एंड डी बेवी। सो 117, करेक्ट आंसर इज बी, मोब। 118, अ कलेक्शन ऑफ जजेज और jurymen। सो ए स्ट्रिंग, बी होडे, सी पैनल एंड डी कोर्प्स। करेक्ट आंसर इज सी, पैनल, पैनल ऑफ जजेज। 119, अ कलेक्शन ऑफ पुलिसमैन, पुलिसमैन का जो कलेक्शन है उसको क्या बोलेंगे, कॉनकोर्स, कंपनी, बैच और पोसी। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। Then 120, a collection of coolies. So A string, B crowd, C union and D brood. So the correct answer is A. Then choose the correct assertive sentence for the given exclamatory sentences. अब यहाँ exclamatory sentence है, इसका हमें assertive sentence बनाना है। If only I were young again. So 121, I wish I were young again. So ये that is the correct answer। जहाँ पे भी wish यूज होता है, मैंने पहले भी बताया था, wish के साथ हम were यूज करते हैं, अपनी wish को एक्सप्रेस करने के लिए were लगाते हैं, whether the subject is singular or plural, it doesn't any matter। So A is correct answer।
I wish I were young again. Then 122, B is correct answer. I earnestly desire to gain the first prize. So B is correct answer. 123. Alas that youth should pass away. So 123 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी. It is sad to think that youth should pass away. Then 124. How beautiful is night. इसका जो assertive sentence हो जाएगा, so D is correct option. Night is very beautiful. तो how के लिए हम very का यूज करते हैं assertive sentence में. Night is very beautiful. 125. To think of your meeting here. 125 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए. इट इज स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हेयर. सो ये प्रैक्टिस सेट हमने फिनिश कर लिया है. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी. आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके लाइक से, आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए. तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए बाय.